चैनल। आप सभी को नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है और इस चैनल की निःशुल्क क्लासेज में हमने पिछले वीडियो में इस टॉपिक की शुरुआत करी थी। जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अब तक आपने 4 बातें पढ़ ली थी। पहली बात, मैंने आपको सरकार का जो वर्गीकरण है उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनके बारे में बताया था। अब चूँकि अपन व्यवस्थापिका ही पढ़ेंगे इसलिए इसकी शुरुआत अपन ने वहाँ से ही कर दी थी। उसमें पहले आपको मैंने संसद भवन के बारे में बता दिया था, क्या क्या जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ उससे संबंधित थी। उसके बाद में अपन ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत यानी 1853 से लेकर और वर्तमान संसद तक की जो बात है 1952 संविधान लागू होने के बाद में जो लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ वहाँ तक की बात करी थी। और उसके पश्चात मैंने आपको प्रमुख देशों की संसद हैं उनके नाम वगैरह भी बताए थे। यहाँ तक की चर्चाएं हो चुकी थी और आज हम संसद भवन के सामने खड़े हैं और देखिए भाग 2 हैं उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम जो भारतीय संविधान में संसद संबंधी जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। लीजिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान कहाँ पर है? तो ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से भाग 5 जो है उसका नाम है संघीय सरकार। और भाग 5 में मैंने आपको बताया था कि 3 अध्याय हैं। पहले में कार्यपालिका है, दूसरे में संघीय व्यवस्थापिका है और तीसरे में न्यायपालिका है। तो अपन बात व्यवस्थापिका की कर रहे हैं। तो भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर और 1, 2, 3 यानी 123 तक संसद संबंधी प्रावधान है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनको अपन एक एक करके लेंगे। इससे पहले आप नीचे देख पा रहे हो 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर पहला चित्र देखिए आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। इसके बाद में आप जो कार्रवाई देख रहे हो वेंकैया नायडू बैठे हैं और ये राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। और ये आप जो देख रहे हो इधर आपके लोकसभा है उसका चित्र है और इनके आगे संसद का चित्र दे रखा है। तो एक बात अच्छी तरह से देख लीजिए, संसद क्या है अच्छी तरह से इन सारी तस्वीरों को दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद का निर्माण है वो 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ये तीनों, देखो संसद के सदन तो 2 ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन अंग कितने हैं? 3। इन तीनों अंगों को, इन तीनों को प्लस करने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो 79 क्या कहता है? 79 ये बात कहता है कि भारत की एक संसद होगी। ध्यान से सुनिएगा, भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, क्रम भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। वैसे अपन सामान्य शब्दों में तो यही बात कहते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनुच्छेद 79 कहता है वो ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी और उन 2 सदनों का नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा। ये बात 79 में साफ साफ लिखी हुई है। तो अपने से ये पूछा जाए कि संसद का उल्लेख या प्रोविजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 79 में। तो 79 भारत के अंदर संसद का प्रावधान या संघीय व्यवस्थापिका है उसका प्रावधान करता है। ध्यान रखेंगे, संसद के सदन 2 हैं, ये दोनों, और अंग पूछे तो फिर 3 है। क्योंकि आप सब जानते हो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग इसलिए माना गया है। वैसे अपन सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली होती है ना, वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कार्यपालिका के सदस्य भी व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जैसे बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं, आप प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। चूँकि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन संविधान का ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाता है। कोई भी विधेयक
चाहे आप राज्यसभा में रख दीजिए, चाहे आप इस लोकसभा में रख दीजिए, कोई भी विधेयक जब तक यहाँ पास हो गया तो भी विधेयक है, यहाँ रखा गया उस समय विधेयक है, यहाँ से पारित हो गया तो भी विधेयक है, और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होते हैं उसी के साथ में कोई भी विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। इसलिए भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग माना गया। तो ये तो बात हुई 79 की। अब अपन आगे बात करें तो इससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 और 80 में आप सब जानते ही हो राज्यसभा के गठन के बारे में पूरी जानकारी है, और 81 में लोकसभा का जो गठन होता है ना, इसके बारे में पूरे प्रोविजन है। तो ध्यान रखिएगा 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले देखिए इस अनुच्छेद के बाद में अपन पहले इन दोनों अनुच्छेदों की बात करेंगे और इसको अपन थोड़ा लंबा चलाएंगे। मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा में तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा, दोनों सदनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि आपकी भ्रांतियां हैं वो एकदम से दूर हो जाएं और आपके कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संसद का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा का प्रोविजन तो 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। तो एक बात का ध्यान आप रखिएगा, सबसे पहले तुलना के अपन बिंदु ले रहे हैं। पहला बिंदु है अपना नामकरण। नामकरण का मतलब क्या है कि लोकसभा को और राज्यसभा को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखो लोकसभा के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ। पहला, लोकसभा को क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं लोक सदन, लोक सदन। दूसरा कहते हैं प्रथम सदन, और इसके लिए एक नाम और आता है निम्न सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस, और एक नाम और आता है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। अब आप ये नाम पढ़ते तो खूब हो, लेकिन आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये चारों नाम लोकसभा के क्यों रखे गए हैं। मैं आपको चारों का कारण बताऊंगा और सबका कारण अलग अलग है, एक नहीं है। जिस प्रकार लोकसभा को इन चार नामों से पुकारा जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को भी लोक सदन की जगह राज्य सदन, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, लोक सदन की जगह इसे राज्य सदन कहते हैं, प्रथम सदन की जगह इसे द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन, और निम्न सदन की जगह इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और लोकप्रिय सदन की जगह इसे विशिष्ट सदन कहते हैं, विशिष्ट सदन। चलिए, विद्वानों का सदन भी कहते हैं भाई, राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहते हैं। लेकिन ये जो चार नाम है ना, ये क्यों कहे जाते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। पहली बात है, लोकसभा को लोक सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। लोक मानी यहाँ पर क्या है, जनता से है, यानी भारत की लोकसभा है वो भारत की जनता, जनता का प्राय वो नागरिक जिनको मताधिकार का अधिकार, उनका रिप्रेजेंटेशन करती है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत के लोग भाग लेते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसका नाम क्या है, लोक सदन। अब इसको राज्य सदन क्यों कहते हैं, इसको जनता का सदन कहते हैं, इसको राज्यों का सदन कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव कौन करते हैं, उनका चुनाव जनता नहीं करती है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं। जैसे राजस्थान के लिए 10 सीटें आवंटित हैं, तो राजस्थान के जो 10 राज्यसभा के सांसद हैं उनका चुनाव राजस्थान की जनता नहीं करती है, जबकि राजस्थान के जो निर्वाचित 200 विधायक बैठे हैं जयपुर में विधानसभा में, उनके द्वारा किया जाता है।
इसलिए राज्य सदन है, देखो संघीय व्यवस्था में एक व्यवस्था होती है, जिस देश में संघीय व्यवस्था होती है ना, वहाँ केंद्र की संसद में एक सदन तो होता है जनता का और एक होता है संघ की इकाइयों का। तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब संघ की इकाइयाँ हैं, तो इनका भी संसद में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो अपने जो 200 विधायक बैठे हैं ना, वो विधायक ही राज्यसभा के लिए क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। राज्यसभा का चुनाव आप सब जानते हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधायक मतदान करते हैं, न कि जनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लोक सदन, और ये राज्य यानी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राज्य सदन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रथम सदन। प्रथम सदन, अब प्रथम सदन जो है ना, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। और फिर आगे देखिए, आगे काम उल्टा हो गया एकदम। उल्टा कैसे हो गया है? उल्टा इसलिए हो गया है कि जो प्रथम है वो तो निम्न है और जो दूसरा है वो क्या है, उच्च है। अब पहला होता है उसको अपन उच्च मानते हैं, लेकिन मामला उल्टा हो रहा है। लेकिन इन दोनों की वजह अलग अलग है। क्या क्या वजह है, सुनिए। लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि जनता का सदन है। नो, जनता का सदन है इसलिए तो लोक सदन कहते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करता है तब तो इसको क्या कहते हैं, लोक सदन कहते हैं। लेकिन इसको प्रथम सदन कहने की वजह क्या है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण विधेयक पहले कहाँ आते हैं, लोकसभा में। जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक या अन्य सरकारी विधेयक, क्योंकि सरकार का बहुमत होता है यहाँ पर। राज्यसभा में सरकार का बहुमत हो या नहीं हो, लेकिन लोकसभा में पक्का होता है, क्योंकि बिना बहुमत के सरकार बनती नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार सरकारी विधेयक पेश करती है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ज़्यादातर किस में आते हैं, पहले इस सदन में आते हैं। तो पहले यहाँ प्रस्तावित होते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण विधेयक, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं, और उसके बाद में इसमें जाते हैं, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात देखिए, निम्न सदन, लोअर हाउस। ये तो लोअर है और ये अपर है, यानी कि ये पहला होकर भी क्या है, नीचा है, और वो दूसरा होकर भी क्या है, ऊंचा है। अब ये उच्च और निम्न किस वजह से है? इसकी वजह है इनका कार्यकाल। कार्यकाल आप समझे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। 1952 से लेकर आज तक लगातार चल रही है राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कभी आज तक विघटन नहीं हुआ। तो फिर लोग 6 वर्ष किसका बताते हैं? तो 6 वर्ष राज्यसभा का नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन है। 6 वर्ष करोगे तो गलत होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ये एकदम सही तरीका है। तो साहब, निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, और हर 5 साल बाद में इसका विघटन होता ही है। इसलिए इसको तो लोअर कहते हैं, और ये हमेशा बना रहता है, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। और चौथा रीजन देखिए, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन का मतलब क्या होता है? अब साहब, लोकप्रिय शब्द है ना, इसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रथम लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन था? एक प्रश्न तो ये आता है। एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, और एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो आप सब जानते ही हो, हीरालाल शास्त्री थे। निर्वाचित, अगर कोई ये पूछे कि राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, आप उत्तर देते हो टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं नियुक्त, मनोनीत, चयनित, इस प्रकार के वर्ड आए थे। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं। निर्वाचित होते हैं लेकिन किस रूप में? विधायक के रूप में, सांसद के रूप में हो सकते हैं, सत्तापक्ष के नेता के रूप में हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर हमेशा क्या होती है, इस पद पर नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। तो देखो, लोकप्रिय का मतलब, लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं कि सरकार जो बनती है अपने यहाँ पर, वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर बनती है। ये इसलिए लोकप्रिय सदन है।
उसमें बहुमत किसी को है या नहीं है, उससे सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने वाला सदन कौन सा है? लोकसभा, इसलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं इसको। और ये विशिष्ट क्यों है? राज्यसभा को विशिष्ट सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा में विधायकों को प्रतिनिधि मिलने के साथ साथ में, राज्यों को मिलने के साथ साथ में कुछ विशेष वर्गों को मिलता है। आप सब जानते हो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में विशेष क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत करता है। ये विशेष क्षेत्र है जैसे ज्ञान, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, समाज सेवा वगैरह है, इनमें से 12 सदस्यों को नॉमिनेट राज्यसभा में किया जाता है। तो राज्यसभा इस प्रकार से विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को भी प्रतिनिधित्व देती है, इसलिए इसको विशिष्ट सदन कहा जाता है। तो ये तो बात हुई दोनों सदनों की, किस बात की? तुलना की। केवल एक चीज़ पढ़ी अपन ने, नाम। इन दोनों सदनों के जो ये अलग अलग नाम निकाल रखे हैं ना, ये नाम निकाले जाने के कारण मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। चलिए अब दूसरा बिंदु लेते हैं। नामकरण के बाद में दूसरा बिंदु देखिए। दूसरा बिंदु है सदस्य संख्या का। इस बिंदु में अपन दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की सदस्य संख्या पढ़ेंगे। सदस्य संख्या दो रूपों में पढ़नी है। पहली तो अधिकतम सदस्य संख्या और दूसरी वर्तमान सदस्य संख्या। तो पहले लोकसभा में लेते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, हाँ जी, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो आप सब जानते ही हो। कितने हो सकते हैं? 530 प्लस 20 प्लस 2 बराबर 552। ये लो सब, ये अधिकतम सदस्य संख्या, ध्यान रखना। अधिकतम सदस्य संख्या का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने जो स्टेट हैं, भारत में जो 28 राज्य हैं, उनसे 530 आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वो समाप्त कर दिया गया है और उससे 2 नए संघ शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 530 तो राज्यों से आ सकते हैं, 20 संघ शासित प्रदेशों से आ सकते हैं और 2 आप सब जानते ही हो आंग्ल भारतीय, जिनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। अधिकतम 552 हो सकते हैं। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में आप सब जानते हो कि 530 जो थे ना, वो पहले पूरे 530 ही आ रहे थे, लेकिन अभी चेंजिंग हो गई। जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ से आप सब जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर से टोटल 6 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर आते थे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, तो वो आजकल संघ शासित प्रदेशों में आ गया, इसलिए यहाँ से 6 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और पहले यहाँ से 13 आते थे, 20 में से कितने आते थे? 13। संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में 13 सदस्य आते थे, लेकिन अब 13 नहीं है, वो 6 इधर से निकल कर इसमें जुड़ जाएंगे, तो 13 और 6 19 हो गए। तो इसका मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान स्थिति यह है, वर्तमान की स्थिति, वर्तमान सदस्य संख्या जो है लोकसभा की, वो किस प्रकार से है? 530 में से तो आ रहे हैं 524, राज्यों से 524, संघ शासित प्रदेशों से संख्या बढ़ गई है। पहले 13 आते थे, अब 19 हो गई है, क्योंकि 6 जम्मू कश्मीर वाले और जुड़ गए, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन, और इस प्रकार टोटल सदस्य संख्या हो गई है 545। जोड़ देना भाई, 9 और 4 13 और 14 और 15 और 53 और 54, सही है एकदम, 545 जी। दोनों चीज़ें ध्यान में रख लेना। ये तो राज्यों की है अधिकतम, वर्तमान। अधिकतम 20 केंद्र शासित संघीय शासित प्रदेशों से आ सकते हैं, लेकिन आ रहे कितने हैं? 19। एक का डिफरेंस है। अधिकतम है तो ये तो कम हो सकते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन होते ही हैं। चूँकि ये जरूर है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है ना, इसके अंदर अभी तक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए 543 ही हैं अभी, लेकिन वो नियुक्त होते हैं, इनकी संख्या 545 हो जाती है। तो देखो 545 सदस्य लोकसभा में वर्तमान में हैं। ये दोनों आप सब जानते हो, एंग्लो इंडियन जो होते हैं ना, ये नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। सरकार जो बनती है वो 545 के आधार पर नहीं बनती है,
बल्कि 543 के आधार पर बनती है। और आप सब जानते ही हो लोकसभा में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो है 272, यानी 543 में से जिस पार्टी को या गठबंधन को 272 सीटें प्राप्त हो जाती हैं उसी को सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा मिल जाता है। दोनों बात हो गई, मैंने आपको लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या भी बता दी और वर्तमान भी बता दी। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आप सब जानते ही हो। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। 238 प्लस 12 बराबर 250, ये अधिकतम है जी, 250। यानी 238 तो आ सकते हैं निर्वाचित होकर और 12 होते हैं, आप सब जानते हो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 250 अधिकतम है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान स्थिति जैसे राज्यों से संघीय प्रदेशों से कितने आ रहे हैं, तो वर्तमान सदस्य संख्या आप देख लीजिए। वर्तमान में सदस्य संख्या तो वर्तमान सदस्य संख्या देखिए 238 प्लस 12 बराबर 250 तो अधिकतम है। वर्तमान कितनी है? तो 225 तो आते हैं राज्यों से, 8 आते हैं संघ शासित प्रदेशों से। वैसे आप सब जानते होंगे राज्यसभा में सभी संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कौन कौन सो का है? दिल्ली से आते हैं 3, जम्मू कश्मीर से आते हैं 4, 7 और दिल्ली से पुदुचेरी से आते हैं 1 मेंबर। तो इस प्रकार से 8 आते हैं वो संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 आप सब जानते ही हो कौन होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। इस प्रकार 245 ये राज्यसभा की क्या है? वर्तमान सदस्य संख्या है। तो इस प्रकार से आपने लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की जो सदस्य संख्या है उसके बारे में पढ़ लिया है। निर्वाचित सदस्य बता दिए हैं और नॉमिनेट भी बताते हैं। देखिए अगर एक बार प्रश्न आया सेकंड ग्रेड में कि भारत की संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, सभी ने बिना सोचे ही सीधा उत्तर दिया 12। लेकिन अपन सब जानते हैं उत्तर प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न ये पूछा गया, हमेशा प्रश्न ये आता था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो वो 12 याद था सबके। लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा की जगह क्या लिख दिया? संसद लिख दिया। तो संसद लिख दिया तो राज्यसभा में तो 12 तो ये हो गए और संसद की बात हो रही है तो 2 ये और जोड़ो, टोटल कितने हो गए? 14। और सही उत्तर 14 था। तो कई बार अपन प्रश्न को पढ़ते नहीं है, पूर्वाग्रह के आधार पर उसको पहले वाला समझ लेते हैं कि वही प्रश्न है और पूरा पढ़े बिना ही उत्तर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं भी कई बार आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोग जवाब देते हैं देखते हैं। आपके कमेंट चल रहे हैं, साथ साथ में चैटिंग चल रही है, तो उसमें आप मेरे को जवाब देना। मैं 2 प्रश्न आपको छोटे छोटे प्रश्न एकदम साधारण प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न, राजस्थान से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? नीचे संख्या लिखिए आप, फिर बताऊंगा मैं। दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? आपको संख्या बतानी है। संख्या लिखिए सब, जो देख रहे हो ना वो सारे संख्या लिखो और बताओ कि संख्या कितनी है। दोनों का जवाब आपने लिख दिया होगा। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 25 सीट है। लेकिन जनरली अपन से पूछते हैं कि राज्यसभा से कितने सांसद हैं, अपन 25 को मानते हैं खाली लोकसभा वालों को ही और वही लिख देते हैं, जबकि सांसदों की संख्या 35 है। 10 राज्यसभा में भी जाते हैं, वो भी सांसद ही है, वो भी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो हैं। और आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, आपने सब ने जवाब लिखा है मेरे हिसाब से 10 लिखा है। 10 नहीं है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र है। राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र है, सीटों के हिसाब से नहीं होते हैं। पूरा राजस्थान राज्यसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र है और सीट कितनी है? 10, क्योंकि राज्यसभा में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 25 है अपने यहाँ और प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन से 1 सांसद निर्वाचित होकर जाता है। लेकिन राज्यसभा का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। राज्यसभा का निर्वाचन तो पूरा राज्य ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। बस राज्य राजस्थान है, एक क्षेत्र है, उससे 10 लोगों को चुनना है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से चुने जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये राजनीति विज्ञान के, संविधान के, गवर्नमेंट के प्रश्न आप ज़्यादातर ना गलत पढ़कर गलत करते हो।
बाकी प्रश्न एकदम आसान होता है, थोड़ा सा पूरा समझ लिया करो। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक वर्ड पर बल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, राजनीति विज्ञान को जब तक पढ़ना सार्थक नहीं है जब तक बोर्ड पे लिखे या किताब में लिखे एक एक शब्द का अर्थ नहीं आता। संसद का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, 3 चीज़ में संसद। ऐसे हर वर्ड का अपने को अर्थ आएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार की बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अगली स्लाइड पर आते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में तीसरा बिंदु है सर्वाधिक संख्या। सर्वाधिक संख्या का मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा संख्या कौन कौन से राज्यों की है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन उन राज्यों का उल्लेख करेंगे जिन राज्यों से ये सदस्य संख्या ज़्यादा है। तो टॉप 3 राज्य हैं, उनके ले लेते हैं। एक दिल्ली की बता देते हैं, राजधानी है, और एक अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो 3 तो टॉप राज्य हैं, उनकी बात करेंगे। और इसके अलावा अपन दिल्ली से कितनी सीटें हैं दोनों के अंदर उनकी बात करेंगे, एक अपने राजस्थान से कितनी है। ये इतना अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो, सर्वाधिक सीटें, सबसे पहले 3 टॉप स्टेट जिनसे सबसे ज़्यादा सीटें हैं कौन कौन से आप सब जानते हो। पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं क्योंकि जनसंख्या में आप सब जानते हो पाकिस्तान के मुकाबले का है ये राज्य। एक राष्ट्र के बराबर 80 सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद में आइए दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सीट है टोटल 48। और उसके बाद में आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जो सीट हैं उनकी संख्या है 42। बिहार से 40 हैं, लेकिन अपन 3 की बात कर रहे हैं, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। तो 3 टॉप स्टेट जिनमें सबसे ज़्यादा लोकसभा के मेंबर आते हैं 80, 48, 42, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब बात है सबसे कम की। तो सबसे कम की बात तो आप सब जानते ही हो। लोकसभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वही हैं। ठीक, 3 स्टेट जो हैं इनसे एक, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर के जिनसे कितनी थी, 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे एक सीट है। तो अपन न्यूनतम माने तो एक सीट कई राज्यों से है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, इस दिल्ली से लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 7। ये ध्यान में रखनी है आपको। और अपने राजस्थान से, राजस्थान की भी तो याद रखनी है साथ में। तो राजस्थान से 25 सीटें हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश का विघटन होने के बाद में, तेलंगाना बनने के बाद में आंध्र प्रदेश से भी सीट कितनी है, 25। और पड़ोसी राज्य गुजरात है, उससे 1 सीट ज़्यादा है, वहाँ से 20 है। तो देखो, 3 टॉप राज्य देख लिए, दिल्ली और राजस्थान, इनके बारे में जिक्र कर लिया। अब इधर आप राज्यसभा में आ जाइए। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उसी राज्य की होगी क्योंकि अपने दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र है उसकी संख्या बहुत ही से कम है, इसके मुकाबले मात्र 19 है। और इसके बाद में तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु आ गया तीसरे नंबर पर। तमिलनाडु से जो सदस्य संख्या है वो है 18। और दिल्ली से, और बता देता हूँ मैं आपको, दिल्ली से राज्यसभा में मेंबर कितने हैं, 3। तो देखो 7 और 3 10 है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने सांसद आते हैं, 10। और राजस्थान से आप सब जानते ही हो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राजस्थान से हैं 10 सीट, 10 है, निर्वाचन क्षेत्र 1 ही है। तो टोटल 35 सांसद हैं वो एमपी बनकर जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। सबसे कम की बात करते हैं। तो कम में तो आपको ये बता दूं कि कम में तो पूर्वोत्तर के जैसे सिक्किम है, गोवा है, इसके अलावा मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब से कितनी सीट है, एक सीट है, एक सीट है वहाँ पर। लेकिन आपको पता होगा संघ शासित प्रदेशों में केवल 3 ही प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। दिल्ली का है, दिल्ली की 3 सीट है, जम्मू कश्मीर की 4 है, और इसके अलावा एक पुदुचेरी की सीट है। अब सभी संघ शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें क्यों नहीं दी गई हैं? क्योंकि आप सब जानते हो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। और विधानसभा कहाँ पर है, 3 में ही तो है विधानसभा।
अरे भाई दिल्ली में है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली में है, पुदुचेरी में और एक जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, बस इन्हीं में तो है। इसलिए यहाँ पर तो हो सकता है चुनाव, वहाँ पर बाकी में चुनाव कैसे होगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए 3 में तो है, इसलिए 3 जगह से तो आ रहे हैं, और बाकी जगह हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, यानी आपका जो अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बात हुई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन की। और इसी के साथ में अपना तीसरा बिंदु कंप्लीट हो गया, सर्वाधिक और न्यूनतम, दोनों बातें बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं निर्वाचन प्रणाली एवं मतदान। निर्वाचन प्रणाली एवं मतदान प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो देखो, निर्वाचन प्रणाली जो है, लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा कैसे होता है, ये देखना है। तो आप सब जानते हो लोकसभा में तो आप बहुत सारे लोग वोटर हो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। पहले 21 साल की थी, लेकिन आप सब जानते हो राजीव गांधी ने 89 में संविधान संशोधन करवा के और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और उसके बाद में प्रत्येक 18 वर्ष का वो व्यक्ति जिसका लोकसभा निर्वाचन सूची में नाम है वो मतदान कर सकता है। तो इस प्रणाली का नाम क्या है, लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली कैसी है, इसको अपन कहेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है भाई। और मतदान कैसा होता है आप सब जानते हो, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान। वोट को दिखाया नहीं जाता है, बाहर जाके आप बताओ किसी को चाहिए, लेकिन वोट मतदान करते समय गुप्त होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब आप सब समझते हो, आप सबने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो व्यक्ति डायरेक्ट जाके इन सदस्यों का चुनाव करता है। पूरे देश को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होकर जाता है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। इसलिए लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो जनता होती है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर आते हैं इधर राज्यसभा में। राज्यसभा की जो निर्वाचन प्रणाली है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, यही राष्ट्रपति में काम में आती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली। हाँ जी, खुला मतदान होता है, पहले गुप्त होता था भाई। अब राज्यसभा में मतदान 2003 से, ध्यान रखना, वर्ष 2003 से राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया और चुनाव में 2 चेंजिंग की गई थी। एक तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो ये जरूरी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि गुप्त मतदान की जगह इसको खुला मतदान कर दिया गया, क्योंकि अनुपात पर होता है, इसलिए इसमें गुप्त मतदान की आवश्यकता नहीं है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है ये और सुन लीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अपने राजस्थान से 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में अनुपात कैसे बैठेगा, अनुपात होता है इसमें लगभग, कैसे अनुपात रहता है मुख्य रूप से, देखो अनुपात इस रूप में रहता है कि 10 सीट है राजस्थान से, विधायक कितने हैं 200, सीधा सीधा अनुपात निकाल लो। चुनाव करने वाले ये हैं, जिस पार्टी के पास में 20 विधायक है ना, उसके पीछे कितनी सीट आएगी, 1, 20-1 का अनुपात है, अनुपात में होता है, इसलिए 20 जने होते हैं ना, उनके ऊपर 1, जिस पार्टी के पास में 20 सीटें होती है ना, उसकी 1 सीट निकल जाती है। अब ये तो 10 की बात है, लेकिन कई बार 3 सदस्यों की सीट खाली होती है, तो इसके लिए एक सूत्र है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो इसमें चुनाव कैसे होता है, सुनिए आप। इसमें क्या होता है कि निर्वाचित होने वाले, या सॉरी 1 मिनट, विधानसभा की कुल संख्या
निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1, इसमें है ये, बराबर भागफल प्लस 1, ये सूत्र होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी टोटल निर्वाचित उनकी संख्या, निर्वाचित कितने लोग निर्वाचित होंगे उनकी संख्या, लेकिन उनकी संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ना है। और फिर जो भागफल आएगा उसमें भी क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने राजस्थान का ले लेते हैं अपन। कैसे लेते हैं, इस सूत्र में ही, जैसे अपने राजस्थान में मान लो 10 में से 3 सीट खाली है, किसकी, राज्यसभा की, और चुनाव कराना है 3 सीटों पर, 7 तो भरी हुई हैं, 3 खाली हैं, 200 विधायक हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर लिख दिए 200, क्योंकि विधायकों की संख्या, मतदाता कितने हैं, 200, उम्मीदवार कितने चुनने हैं, 3, तो उम्मीदवारों की संख्या नीचे, और कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो कितने हो गए, 4। यानी अपने को क्या करना है, 200 में 4 का भाग देना है। 200 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 50 में कितना जोड़ना है, भागफल में 1, ये 1। इसका मतलब अगर 3 सीटों के ऊपर चुनाव होते हैं, ठीक है, 3 सीटों पर अगर चुनाव होते हैं और 200 मतदाता हैं, तो अपन 4 का भाग देंगे, भाग देने पर 1 आएगी। यानी अगर किसी पार्टी को सीट निकालनी है तो उसको कितने वोट चाहिए, 1 सदस्य के लिए उसको निर्वाचन के लिए 51 वोट चाहिए, यानी 51 वोट मिलेंगे तब भी निर्वाचित हो पाएगा। तो इस प्रकार से राज्यसभा का निर्वाचन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली और खुला मतदान होता है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट होता है। यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव है, यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि जनता नहीं, जनता के प्रतिनिधि चुन रहे हैं। तो ये बात हो गई निर्वाचन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब मैं आपको 4 वर्ड बताता हूँ। देखिए, पहला वर्ड है निर्वाचित, ध्यान से सुनना आप। पहला निर्वाचित, दूसरा नियुक्त, तीसरा मनोनीत, और चौथा होता है चयनित। ये लो साहब। अब कई बार अपन इनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं और सबको कॉमन समझ लेते हैं, लेकिन आप जानते हो ये चारों वर्ड है ना, भले ही एक जैसे दिखाई दे, लेकिन इनका जब तक आपको अर्थ नहीं आएगा ना, तब तक आपके प्रश्न गलत होते रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड में, उत्तर था चारों में से क्या ऑप्शन में उत्तर माना, निर्वाचित नहीं, निर्वाचित नहीं माना, उत्तर क्या माना, नियुक्त। बहुत सारे लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को निर्वाचित, क्योंकि कई बोलते भी तो है ना कि राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन, अरे मुख्यमंत्री निर्वाचित होता नहीं है भाई, निर्वाचित होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, निर्वाचित तो वो विधायक के रूप में होता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, ये चारों वर्ड है ना, पहले तो इनका इंग्लिश वर्ड समझिए। इसको बोलते हैं इलेक्टेड, इलेक्शन से होता है इसलिए। इसको बोलते हैं अपॉइंटेड, नियुक्ति होती है। इसको बोलते हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड, और इसको बोलते हैं सेलेक्टेड। 4 वर्ड हो गए। अब अंतर क्या चारों में, इसको समझो पहले। निर्वाचित का मतलब होता है मतदान प्रक्रिया के द्वारा, यानी मतदान करके जिसको चुना जाता है मतदान के द्वारा, वो निर्वाचित होता है। विधायक, सांसद, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो कुछ तो मनोनीत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। सरपंच निर्वाचित होता है, वार्ड पंच निर्वाचित होता है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होता है, विधान परिषद के सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो इलेक्टेड तो उनको कहेंगे जो मतदान प्रक्रिया के द्वारा है। नियुक्त, जब कोई उच्चाधिकारी आदेश जारी करके किसी को पद ग्रहण करने के लिए कहे, उसको कहते हैं नियुक्ति। कौन कौन होते हैं नियुक्त, राज्यपाल नियुक्त होता है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, क्यों, क्योंकि उसकी राज्यपाल द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है।
मनोनीत, मनोनीत आप सब जानते ही हो। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, राज्यसभा में 12 सदस्य कला विज्ञान साहित्य उसमें नॉमिनेट होते हैं। विधान परिषद जो होती है उसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, और विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है। ये नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में क्या होता है, इसमें तो आदेश जारी होता है, इसमें वोटिंग होती है, और मनोनीत में क्या होता है, इसको नामित भी बोलते हैं, नॉमिनेटेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, उनमें से कुछ लोगों का नाम छांट के और सरकार को रिकमेंड की जाती है, उन्हें उनका नॉमिनेशन होता है, नामित किया जाता है और उनको फिर पद दिया जाता है। और चयनित, सिलेक्टेड, बहुत सारी भीड़ में से कुछ लोगों को छांटने की प्रक्रिया साक्षात्कार द्वारा, परीक्षा द्वारा, किसी भी तरीके से हो सकता है, अवलोकन द्वारा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, सिलेक्शन होता है। जैसे आपकी स्कूल व्याख्याता परीक्षा या रीट की परीक्षा होगी ना, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप अखबार पे या इंटरनेट पर अपना रोल नंबर छपा हुआ देखोगे ना, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का मतलब आप चयनित हो गए। और जैसे सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में विभाग आपको एक नियुक्ति पत्र जारी करेगा, और उसके बाद में आपकी क्या होगी, नियुक्ति। 3rd ग्रेड का नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है, 2nd ग्रेड का है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है, और स्कूल व्याख्याता का नियुक्ति अधिकारी है वो डायरेक्टर होता है। इस प्रकार से उच्चाधिकारी पद ग्रहण करने के लिए निम्न को ये आदेश जारी करता है कि वो उस पद को ग्रहण करे, ये होती है नियुक्ति। तो ये आपने 3-4 वर्ड पढ़ लिए होंगे, तो ध्यान रखना। जैसे एक बार प्रश्न आया कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न ही गलत है। अरे भाई ये तो प्रश्न ही गलत है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति थोड़ी होती है, खाली प्रोटेम स्पीकर की होती है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी तो आप सब जानते हो, लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है, बाकायदा वोटिंग से चुना जाता है उसको। इसलिए चारों शब्दों में जब तक अंतर नहीं समझोगे ना, तब तक इस प्रकार की गलतियां होती रहेंगी, इसलिए ये भी समझे अच्छी तरह से। अब अपन आगे आते हैं मुख्य बात पर। तो देखिए, मनोनीत सदस्य, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 2। आप समझा, 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। शर्त क्या है, वह विदेशी व्यक्ति जिसके माता या पिता में से एक भारत का नागरिक रहा हो, भारतीय मूल से संबंधित रहा हो, उसको, या ऐसे समुदाय के जो 2 व्यक्ति होते हैं उनको लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। आप सब जानते होंगे 1952 से लेकर 1971 तक एक तो फ्रैंक एंटोनी और दूसरा था ए.ई.टी. बारो। ये दोनों व्यक्ति हैं, पहले एंग्लो इंडियन हैं जिनको पहली लोकसभा में नॉमिनेट किया गया, और ये 1971 तक इस पद पर बने रहे थे। इनमें से एक तो पहले हट गया था थोड़ा सा, और एक है 52 से 71 तक लोकसभा में आंग्ल भारतीय के रूप में नॉमिनेट रहा था। वर्तमान लोकसभा में अभी तक आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इसकी आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति है, नॉमिनेशन है, वो कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि अपन सब जानते हैं ऐसा कोई व्यक्ति हो ना तभी सरकार इस प्रकार की नियुक्ति करती है। ये कोई बाध्यकारिता नहीं कि करनी ही पड़ेगी, कोई अवेलेबल होता है तभी करते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले पहले आंग्ल भारतीय जो 2 थे, फ्रैंक एंटोनी और ए.ई.टी. बारो। अब आते हैं अपन राज्यसभा में। राज्यसभा में नॉमिनेट सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 12। कौन कौन से क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य और एक समाज सेवा, साहित्य और समाज सेवा, जी 4 क्षेत्र। अब बात आती है साहब खेल भी जोड़ दिया है। खेल जोड़ा नहीं है, खेल कला में ही होता है भैया। कई बार सुनते नहीं है कि कमेंट्री में कि सचिन तेंदुलकर बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी करते हैं, तो कला ही है, खेल भी इसी में शामिल कर दिया गया। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ क्षेत्र में, जैसे कई बार प्रश्न पूछा कि पहला फिल्म अभिनेता जिसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, तो नाम आप सब जानते हो, पृथ्वीराज कपूर। जी, पृथ्वीराज कपूर पहले फिल्म अभिनेता हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया। पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, सुनील दत्त की पत्नी और
संजय दत्त की मां मदर इंडिया के नाम से जानी जाती थी। नरगिस दत्त जो है वो पहली अभिनेत्री है जिसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। और सचिन तेंदुलकर पहला खिलाड़ी है जिसको खेल जो है उसमें विशेष कलात्मक योगदान देने के लिए सचिन को नॉमिनेट किया गया। इसके बाद में तो नवजोत सिंह सिद्धू भी हो गए, MC मेरी कॉम भी नॉमिनेट हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें आप, राजस्थान से अभी तक एक ही व्यक्ति है जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं ना, इनमें राजस्थान मूल से अभी तक एक ही आदमी नॉमिनेट हुआ है 1952 से लेकर अब तक, और उसका नाम था नारायण सिंह माणकलाव। ध्यान रखिएगा इसका, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका कब का ही। नारायण सिंह माणकलाव दिवंगत भी हो गए। ये जोधपुर से थे और ये जो नशा चलता है ना जोधपुर क्षेत्र में अफीम वाला, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। समाज सेवा कोटा जो है उससे इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। जब ये नॉमिनेट थे उस समय राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य थे, एक तो नॉमिनेट और 11 थे, एक 10 तो वैसे और एक नॉमिनेट। तो इस प्रकार से आपको मैंने नॉमिनेशन के बारे में वो सारी बात बता दी। ये मनोनीत सदस्यों की जानकारी थी। अब अपन आरक्षित सीटों की बात और कर लेते हैं। एक बिंदु और है अपना यहाँ पर, आरक्षित सीटों की संख्या। तो रिजर्वेशन देखो भैया, राज्यसभा में तो है नहीं, लोकसभा में रिजर्वेशन है। अब राज्यसभा में तो होता नहीं है, लोकसभा में रिजर्वेशन कैसे है? लोकसभा में आपको सबको पता है कितनी सीटें हैं, 545 सीट है टोटल। तो इनका रिजर्वेशन किस प्रकार से है? 545 का जो रिजर्वेशन है वो कैसे है? 84 सीट हैं वो तो हैं SC कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। 47 सीट हैं वो हैं ST के लिए, जनजाति के लिए। और 2 सीट हैं वो हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों के लिए। तो टोटल सीटें आरक्षित कितनी हो गई? 7 और 4 11 और 12 और 13 133। ध्यान से सुन लेना, यहाँ गड़बड़ होती है एक, वो गड़बड़ आप नहीं करेंगे। आपसे प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 133। और यही प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा, कैसे? सीट नहीं, लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तब 2 घटा देना, क्योंकि एंग्लो इंडियन का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा? 131। तो ये रिजर्व सीटें हैं, बाकी सारी की सारी सीटें क्या है? अनारक्षित हैं। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन 84, 47 और 2। लेकिन ध्यान रखना, सीट पूछे तो 133 रिजर्व है और निर्वाचन क्षेत्र पूछे तो कितने? 131 है। तो ये आरक्षित सीटों की संख्या थी। राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था होती नहीं है, लोकसभा में होती है। तो इस प्रकार से अपन ने संसद का तुलनात्मक अध्ययन जो है उसमें कितने बिंदु पढ़ लिए हैं? 5। लेकिन अभी तक अपना ये तुलना का काम है ना, ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपन इसको जारी रखेंगे और तीसरे वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। लगातार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक भी करते रहिए। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, इससे हमें भी थोड़ा पता चलता रहे कि हाँ भाई वीडियो ठीक जा रहा है। और जो भी कमी वगैरह होती है वो आप कमेंट्स वगैरह के अंदर बता दिया करो। और एक विशेष बात का ध्यान रखिए, जब आप वीडियो देखते हो ना तो उस समय आपस में जो छिटाकसी करते हो ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप वीडियो देखते समय तो खाली वीडियो ही देखो, आपका टाइम बहुत बेशकीमती है और इस टाइम को आप इसे एक दूसरे पर छिटाकसी करके अगर करते हो ना तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपके सामने परीक्षा है, सितंबर में है तो अपन सितंबर में मान के चलेंगे, बाकी है नहीं है वो आगे के भविष्य में। लेकिन ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं और बाकी कंपैरिजन पूरा कंटिन्यू चलेगा। और इस टॉपिक को मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा, चिंता मत करो। एक एक चीज़ अपन क्लियर करेंगे। आपको जो भी चीज़ नहीं आती है, प्रश्न वगैरह है, पूछते रहिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।